मुश्किलों में भाग जाना बहुत आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता इस जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के कर्मों में ही सारा जहान होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस सौरभ शुक्ला शो के अंदर। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से, एक ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसे रियल लाइफ हीरो से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो सच में पूरे हिंदुस्तान के लिए इंस्पिरेशन है। बहुत ही मेहनती और बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी, जो एक IAS ऑफिसर है और वर्तमान में बुरहानपुर के कलेक्टर हैं। सो आज हम मिलते हैं श्री प्रवीण सिंह अढ़ाट सर से। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना समय दिया। सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने मेहनत की होगी, इतना स्ट्रगल किया होगा, यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको शुरुआती दिनों में IAS बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? किस तरीके से, ऐसा कौन सा पॉइंट था जिसने आपको इंस्पायर किया कि आपको IAS बनना चाहिए? देखिए, मैं मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला हूँ और आपने सुना होगा थार का रेगिस्तान। थार का रेगिस्तान में एक जिला है बीकानेर, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ और मैं वहाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ। और मेरे गांव में मेरे पिताजी जो है वो टीचर थे और जब मैं मात्र 13 साल की उम्र में था तभी उनका स्वर्गवास हो गया था। तभी से जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत उनकी तरफ से मुझे था कि मुझे एक ऐसा मुकाम हासिल करना है जिसमें हम लोग जो है सोसाइटी के काम आ सके, क्योंकि मैं उनको देखता था, वो टीचर थे और टीचर के रूप में भी हमेशा शासकीय समय पर गवर्नमेंट टाइम में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हमेशा स्कूल के बाद में गांव के कोई न कोई लोग उनको काम को लेकर आते रहते थे, चाहे उनको कोई कोर्ट कचहरी का काम हो, कोई दूसरा काम हो, कोई सरकारी योजना का लाभ मिलना हो, और वो हमेशा लोगों की मदद के लिए आतुर रहते थे। तो वो एक भावना शुरू से पिताजी के माध्यम से मेरे मन में संचालित हुई थी कि हमको ये काम करना है। और जैसे जैसे समय बीतता गया और थोड़ा थोड़ा हम कॉलेज में आते गए तो ये भाव मन में आया कि यदि हम लोगों को एक अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी के साथ साथ समाज सेवा का मौका मिले तो IAS से बेस्ट कोई जॉब नहीं है। तो उसी समय ठाना था कि IAS बनना है। बहुत ही इंस्पायरिंग मैसेज दिया सर ने। तो सर जैसा कि आपने बताया कि 13 वर्ष की उम्र में आपने अपने पिताजी को खो दिया, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब आपने अपने फादर को खोया तो उसके बाद किस तरीके की चुनौतियों का आपने सामना किया और उसको आपने कैसे हैंडल किया? देखिए, सबसे बड़ी बात, समाज में जब परिवार की मुखिया का साया उड़ जाता है तो बहुत से समाज के लोग, दूसरे लोग हमेशा आपको तय करते हैं कि आप एक छोटा लक्ष्य तय कर लो और परिवार को चलाने के लिए दूसरे काम करना चालू कर दो, और आपके मूल पद से आपको विचलित करने की चेष्टाएं अलग अलग पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के माध्यम से आती रहती है। तो मेरे लिए भी वो समय बड़ा चैलेंजिंग था कि एक तरफ मेरे अपने सपने थे, मुझे कुछ बड़ा करके देखना था, मुझे IAS बनना था, दूसरी तरफ पारिवारिक जिम्मेदारियाँ थी, तो मैं कैसे इसको करूँ। तो मुझे मन में यही विचार आया कि मुझे PG करना है और PG के साथ साथ जो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप करनी है, ताकि मुझे अपने परिवार को चलाने का, अपने आय का स्रोत भी बने और साथ साथ मैं IAS की तैयारी भी कर पाऊँ। तो मुझे ये कहते हुए भी हर्ष है कि मैंने बिना किसी कोचिंग की सहायता से या बिना कहीं पर भी जाए हुए सेल्फ स्टडी करते हुए मैंने IAS का लक्ष्य हासिल किया है। तो मेरा सभी लोगों से भी अनुरोध रहेगा, जो भी इस चैनल को या इस माध्यम को देख रहे हैं, कि जीवन में लक्ष्य को तय करना, बड़ा लक्ष्य तय करना और फिर जो है बिना रुके, बिना थके, बिना सोचे और बिना किसी नकारात्मक सोच को दिमाग में लाए हुए अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देंगे तो ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो आदमी पा ना सके। हमको जो है डिसाइड करना है और आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी अपने स्वयं से रखनी है। हमको किसी पड़ोसी को दिखाने के लिए, हमको किसी घर वालों को दिखाने के लिए कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, आप एक कमरे में बंद हो गए और कमरे में आप एक्चुअली 2 ही घंटे पढ़ रहे हो, तो हमको जो है अपने आप को कभी धोखा नहीं देना है। जो व्यक्ति अपने स्वयं के साथ में ईमानदार है कि मुझे 10 घंटे मेहनत करनी है और उसने 10 घंटे मेहनत करी है, वो चीटिंग खुद के साथ में ना करे, अपने प्रति ईमानदारी रखिए, तो लक्ष्य बिल्कुल वो जो है छू लेगा। बहुत ही बढ़िया बात सर ने बताई कि जब सर के बड़े लक्ष्य थे और उस समय जब प्रेशर आ रहा था तो बहुत बार ऐसा लगा कि लक्ष्य को छोटा करना चाहिए, लेकिन सर ने लक्ष्य वही रखा और लड़ते रहे और अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत करते रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि उनके पास कोचिंग में जाने के लिए पैसे नहीं है। उन जैसे सभी लोगों के लिए सर एक एग्जाम्पल है, इंस्पिरेशन है कि आप सेल्फ स्टडी करके भी IAS जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सर एक और इंटरेस्टिंग सा सवाल है, आपने बहुत मेहनत करी, मतलब दिन रात एक कर दिया, सिविल सर्विसेज को आपने फाइट किया, IAS बने। स्टूडेंट का सफर बहुत स्ट्रगल भरा रहा और अचानक से जब आपको पता चला कि आपने IAS एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो वो जब आपको खबर मिली तो अचानक आपकी जिंदगी कैसे परिवर्तित हुई? क्या आपका रिएक्शन था उसको जानने के बाद? कैसा महसूस किया? ये मुझे बहुत अच्छे से याद है वो दिन जब मेरा रिजल्ट आया था और मुझे मेरे दोस्तों ने फ़ोन करके सूचना दी कि आप IAS सेलेक्ट हो गए हो।
मुझे याद है कि उस दिन मैं पूरी रात सो नहीं पाया था और मैं पूरी रात दोस्तों के साथ जाग रहा था और एक पूरा जिसको बोलते हैं ना शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ को अचीव कर लिया हो। और वो पूरी रात में यही सोचता रहा, लेकिन जैसे ही दूसरा दिन उगा फिर से मन में ऐसा लगा कि अब जो जिम्मेदारी मिल रही है वो उससे ज़्यादा बड़ी है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी से करना होगा। और उसके बाद आपका जो एक परिवर्तन होता है, एक अचानक से स्टूडेंट से आप एक जिम्मेदार आदमी की तरफ बढ़ जाते हो। वो पूरी रात ऐसी थी, उस रात में मैंने स्टूडेंट की खुशी भी एंजॉय करी, उस रात में मुझे आने वाली नई जिम्मेदारी के बारे में सोचा और अचानक से मैं एक युवा छात्र से जो है एक जिम्मेदार अफसर की तरफ धीरे धीरे मेरा हृदय के परिवर्तन जो है उसी रात होना स्टार्ट हो गया। तो अपने आप में वो रात जो है वो 12 घंटे थे, वो बड़े सुकून देने वाले, जिम्मेदारी का एहसास कराने वाले और बड़े ही मतलब जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता उस तरह की वो घटना थी। और निश्चित रूप से वो मोमेंट्स बहुत ही मेमोरेबल थे और बहुत अच्छी और सुखद रात थी। सर एक चीज़ और, IAS बनने के बाद परिवार के सम्मान किस तरीके से बढ़ोतरी हो जाती है? मतलब आपने इसको कभी महसूस किया होगा, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली बात है स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक बार जब चुनौतियाँ उनके ऊपर आती है तो उनका मन करता है क्विट करने का। तो मैं यहाँ से ये जानना चाहता हूँ कि जब आप IAS, जब आपके पास रिजल्ट आ गया तो आपके परिवार के जीवन में किस तरीके से नई खुशियाँ दी और क्या बेहतरीन हो गई सर जिंदगी? निश्चित रूप से जैसे हम लोग जो है सामान्य पृष्ठभूमि के परिवार से आते हैं, तो परिवार के लिए कभी परिवार के लोग सोचते नहीं है, सामान्य ये सोचते हैं कि आप जो है किसी दूसरी जॉब में लग जाएंगे। ये किसी ने सोचा नहीं था कि हमारा लड़का IAS बनेगा, लेकिन जब बन गए तो निश्चित रूप से पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा जिला आप पर गर्व करता है और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट्स होते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य जो है बहुत ही गर्व के साथ में बताता है कि हमारा भांजा या भतीजा या रिश्तेदार या हमारे समाज का आदमी जो है फला पोस्ट में जो है IAS के रूप में काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से हमारी सोसाइटी में इस जॉब की बहुत प्रतिष्ठा है और ये प्रतिष्ठा इसलिए है कि ये जॉब को काम करने का आपको मौका देती है। आज कलेक्टर रूप में काम कर रहा हूँ तो मुझे एक खुशी है कि मैं समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो गर्भवती माता हो, हमारे बच्चे हैं, कुपोषण से लड़ना हो, कोरोना से लड़ना हो, समाज की दूसरी जो समस्याएं हैं, लॉ एंड ऑर्डर से हैं, बहुत सारे पहलुओं पे काम करना होता है। तो वो इतने सारे कैरियर अपॉर्चुनिटी और जॉब की डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि इस पद की प्रतिष्ठा आपको बहुत ज़्यादा है, वो समाज में जो मोटिवेशन का विषय बनती है। जो लोग आपने कहा कि कई बार क्विट कर देते हैं, उन लोगों के लिए मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है कि यदि आपको क्विट करना है तो ये आपका गलत डिसीजन है। यदि आपने एक बार सोच लिया है आपको IAS बनना है या किसी दूसरी, नॉट ओनली IAS, आपने कुछ भी सोचा है कि आपको देश में लेफ्टिनेंट बनना है, आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है या साइंटिस्ट बनना है या पॉलिटिक्स में जाना है, जो भी आपने सोचा है, आपने अगर उसको क्विट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपका अटेम्प्ट जो था वो हाफ अटेम्प्ट था, आपने आधे मन से उसको सोचा था। यदि आप पूरा मन से सोच लेंगे तो आप क्विट करेंगे ही नहीं, क्योंकि यदि हम युद्ध के मैदान में आ रहे हैं तो पूरी ताकत से आना होगा। आधे मन से करेंगे तो युद्ध हार जाएंगे। यदि हमको जो है एक बहुत अच्छी कोट है, मैंने कहीं पढ़ी थी कि गिरते हैं शेरे सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करेंगे जो घुटनों के बल पे चलते हैं। तो यदि आप घुटनों के बल पे चलेंगे तो आपको गिरने का कोई डर नहीं है, लेकिन यदि आपको अचीव करना है तो आपको घोड़े पे बैठना ही होगा, घुड़सवारी आपको करनी होगी। तो डरिए मत, क्विट मत करिए। हर व्यक्ति को भगवान ने पोटेंशियल दिया है, उसको हमको आजमाना होगा। हम उसको आजमाएंगे, उस पोटेंशियल को यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से वो सारी ऊर्जा आपके अंदर है, जो मेरे अंदर है, सौरभ जी के अंदर है, देश के हर नागरिक में ऊर्जा है। उस ऊर्जा को चैनलाइज करना है, ऊर्जा का सदुपयोग करना है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब वो दुखी होता है, निराश होता है, कुछ लोग उसको जो है लेग पुलिंग करते हैं, उसको बोलते हैं तो ये कर नहीं पाएगा, और वही मोमेंट होते हैं जब वो डिसाइड करते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कौन से रास्ते पर जा रहे हो। यदि आपने वो रास्ता चुना है जो आपके मन में है, मस्तिष्क में है, आपके शरीर में है, तो निश्चित रूप से पूरी कायनात आपको उस रास्ते पर लेके जाएगी, आप उसको अचीव करोगे, आप उसको प्राप्त कर लोगे। और यदि आपने उस खराब मोमेंट में उस व्यक्ति की बात सुन ली जिसने आपको डिमोटिवेट किया है, तो निश्चित रूप से आपने उस अटेम्प्ट को हाफ अटेम्प्टली कर लिया और आप उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो लक्ष्य जो है वो तभी प्राप्त होगा जब वो लक्ष्य आपके दिल में है, वो लक्ष्य आपके दिमाग में है। सर वैसे तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, लेकिन जब मैं आपको सुन रहा हूँ तो मैं मोटिवेट हो रहा हूँ। इतने ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया कि बस लगे रहना है, हारना नहीं है। एक लक्ष्य मन में ठानना है कि जीतूंगा, मतलब जीतूंगा, क्योंकि मेरा जन्म सिर्फ जीतने के लिए हुआ है। सर एक सवाल और, आप जब एज ए कलेक्टर काम कर रहे हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ रहता है, बहुत सारा प्रेशर रहता है। तो सभी लोगों के लिए मैं एक संदेश जानना चाहूँगा आपसे कि इस प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाए, क्योंकि जब बहुत सारा लाइफ में प्रेशर आ जाता है, फैमिली का प्रेशर है, लाइफ का प्रेशर है, वर्क प्लेस का प्रेशर है, स्टडीज़ का प्रेशर है, तो उसको हैंडल कैसे किया जाता है? देखिए इस दुनिया में हम
जिस प्रेशर की बात करते हैं, वो प्रेशर एक एनवायरनमेंट से डील होता है कि हम अपने चारों तरफ कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और हम उस प्रेशर को कैसे रियलाइज करते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई प्रेशर आए, आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए कि भगवान आपसे कुछ और अच्छा कराने वाला है। इस चुनौती में, इस आपदा में आपके हाथ से, आपकी कलम से, आपके दिमाग से बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनने वाली है। तो आप हमेशा देखेंगे आपके लाइफ का बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। मुझे जब जब करियर में लगा कि कुछ प्रेशर का टाइम आ रहा है, तब तब मेरे हाथ से, मेरे मस्तिष्क से, मेरे दिमाग से या मेरे आसपास के लोगों या मेरी टीम ने, हम सब ने मिलकर ऐसा करके दिखाया कि वो यूनिक हुआ है। जैसे आप कोरोना को ले लीजिए, कोविड की परिस्थितियाँ, बुरहानपुर एक महाराष्ट्र के पास से लगा हुआ जिला है, हमारे आसपास के बगल के ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ 1 लाख से ऊपर केसेस कोविड के ना आए हो। और उन 4-5 जिलों से घिरे हुए होते हुए बुरहानपुर में मात्र 2500 केसेस दोनों लहर को मिलाए हुए हैं। तो अपने आप में हर प्रेशर, हर चुनौती, हर जो कठिन परिस्थितियाँ हैं, वो आपके अंदर का बेस्ट आपको निकाल के लेके जाती है। आपकी जीवन में यदि लहरें नहीं आएगी तो आप अच्छे तैराक बन ही नहीं पाएंगे। तो कोई भी प्रेशर आता है वो आपको स्मूथ करने के लिए आता है, वो आपको शार्पन करने के लिए आता है, आपकी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो प्रेशर वही है जो हम उसको फील करते हैं। आप प्रेशर मत फील करिए, आप प्रेशर को फोर्स फील करिए कि ये फोर्स है जो नेचर ने, एनवायरनमेंट ने, सोसाइटी ने, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट आपको दी है ताकि आप और स्मूथ हो और शार्प हो और तेज़ी से आप जो है सोसाइटी के लिए काम करें। थैंक यू सर। एंड एक चीज़ और सर, आपके बारे में मेरी बात हो रही थी तो पता चला कि आप आपके बारे में बात पता चली कि आप अतिक्रमणकारियों के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो सर ऐसा क्या है कि मतलब आप अतिक्रमण के लिए इतना सख्त कहे जाते हैं? देखिए, हम जिस समाज में काम कर रहे हैं उस समाज में एक सीधा सा कंसेप्ट है कि सार्वजनिक हित जो है व्यक्तिगत हित से ऊपर होता है। बिल्कुल। जब हम कोई सड़क बनाते हैं, बिजली का लाइन खड़ी करते हैं, कोई चौराहे का सौंदर्यीकरण करते हैं, कोई दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जिससे समाज को लाभ होना होता है, तो जब समाज को लाभ होना होता है तब व्यक्तिगत हित को हमको तिलांजलि देनी पड़ती है। तो जहाँ अतिक्रमण का विषय आता है वहाँ पर सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि ये हित जो है ये व्यक्तिगत हित है और इस अतिक्रमण को हटाने से ये सार्वजनिक हित जो है महत्वपूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी अतिक्रमण की बात आती है तो हम लोग जो है उसमें ये तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस अतिक्रमण को हटने से शहर के इतने नागरिकों को फायदा होगा। ठीक है, एक नागरिक का व्यक्तिगत नुकसान हो रहा है और व्यक्तिगत नुकसान भी इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर उसका लीगल राइट नहीं था। तो जितने दिन तक उन्होंने उस अतिक्रमण से जो भी फायदा या लेना था वो ले लिया, लेकिन आप जब उस अतिक्रमण की वजह से जिले का या शहर का सार्वजनिक हित प्रभावित हो रहा है तब आपको जो है व्यक्तिगत हित को छोड़ना होगा। यदि आप प्यार से छोड़ते हैं तो आपका स्वागत है, प्यार से नहीं छोड़ते तो अतिक्रमण हटाने की जो शासन की प्रक्रिया है उससे जो अतिक्रमण हटाया जाएगा ताकि जिले के वो लोग जिन्होंने बिना किसी रूल का वायलेशन किए अपनी अपनी हदों में, अपनी अपनी सीमाओं में कायम है, उनमें खराब मैसेज ना जाए। तो इसलिए सार्वजनिक हित को देखते हुए कई बार व्यक्तिगत हितों को लेकर कठोर निर्णय करने पड़ते हैं और इससे जो है आम जनता का फायदा होता है, आम जनता को भविष्य में अच्छी सहूलियतें मिलती हैं। बहुत शानदार मैसेज दिया कि सार्वजनिक हित व्यक्तिगत हित से पहले आना चाहिए और पहले समाज के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत ही शानदार मैसेज दिया। कोरोना के बाद सर ऐसा देखा गया कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हो गई है ना, लोग ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो जब 1-2 साल बाद, 3 साल बाद जब सामान्य हालात हो जाएंगे तो आप सर कैसा देख पाते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा स्टूडेंट के ऊपर और बाकी सारी जगहों पे? इस ऑनलाइन एजुकेशन के बाद क्या इफेक्ट आने वाला है? देखिए, कोविड देश में जब आया था और उस समय की परिस्थितियाँ जो थी उसमें तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही कोविड के एक पेशेंट कोई जिले में आकर ऐसा लगा कि पूरे जिले में कोविड फैल जाएगा। हम लोग इतना डर रहे थे, हमको अंदाज ही नहीं था कि इस वायरस का बिहेवियर क्या है, हमको कैसे बिहेव करना है। लेकिन समय के साथ साथ में पिछले 2 साल में हर सिस्टम ने इवॉल्व किया है, उसमें एजुकेशन सिस्टम भी है। तो अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो भी अपने आप में यूनिक है और इसके भी अपने फ़ायदे हैं। लेकिन जो स्कूल का एक एनवायरनमेंट रहता है वो भी अपने आप में यूनिक है। तो जब भी कोविड की परिस्थितियाँ खत्म होगी, देश का वैक्सीनेशन 100% हो जाएगा, तो निश्चित रूप से स्कूलिंग जो है वापस वैसी हो जाएगी जैसी होती थी। क्योंकि हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ भी हम कैसे लोगों से बिहेवियर करते हैं, हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कैसा है, हमको टीम भावना से कैसे काम करना है, वो सारी चीज़ें स्कूल में ही हम सीखते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इस परिस्थिति में अच्छा है और
बहुत सारी जगह इसने एक नया सिस्टम भी क्रिएट किया है कि जहाँ कहाँ हम ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कहाँ हमको लोगों से फिजिकली इंटरेक्ट नहीं करना है। तो जो पुराना स्कूलिंग सिस्टम था वो भी अपने आप में बेस्ट है, उसकी अपनी खूबियाँ हैं, और जो ऑनलाइन स्कूलिंग है उसकी भी अपने आप में खूबियाँ हैं। लेकिन बेस्ट सॉल्यूशन तभी होगा जब हम इन दोनों का मिक्सर करके सोसाइटी को आगे लेके जाएं। आप देखिए, पहले वर्क फ्रॉम होम के कंसेप्ट पे बहुत कोई भी ऑफिस एग्री नहीं करता। बिल्कुल सही बात। और आज हम लोग जो है देश में ऐसी परिस्थिति है जब हमने सारा काम ऑनलाइन किया, घर से किया। कभी हमने अपने ऑफिस 50% कैपेसिटी के साथ में चलाए, कभी हमने सारे ऑफिस 75% कैपेसिटी के साथ में चलाए। तो हर परिस्थिति में इंसान ने काम करना सीखा है, और जो मूल प्रवृत्ति है कि देश को आगे बढ़ाना है, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अपने ज़िले को आगे बढ़ाना है, अपने राज्य को आगे बढ़ाना है, अपने जिस संस्थान में हम काम करते हैं उसको आगे बढ़ाना है। तो हर संस्थान ने अपने काम करने का तरीका बदला, हर संस्थान ने अपने काम करने की कार्यप्रणाली बदली, और कोविड की परिस्थितियों में भी देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में, शिक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाने में सब लोगों ने मिलकर काम किया है। तो दोनों ही पद्धतियाँ कारगर है। समय समय की बात है किस समय हम कौन सी पद्धति को काम करें। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद एक चीज़ देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में उतना फोकस नहीं है, उनके पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो अपने आप को बहुत खाली सा महसूस करते हैं, कई बार डिप्रेस सा फील करते हैं, उनके मन में अलग अलग तरीके के ख्याल आते हैं, मतलब बहुत निगेटिव बातें करते हैं। मेरे पास कमेंट्स भी आते रहते हैं कि सर मन करता है कि सुसाइड करूँ, मन करता है कि ये करूँ। तो वो इस वक्त के अंदर अपने आप को डिप्रेशन से कैसे हैंडल करें, डिप्रेशन जो उनको आ रहा है, और अपने आप को सकारात्मक कैसे रखें? देखिए, मैं जब भी कभी डिप्रेशन या इन सब चीज़ों की बात आती है, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि हमको हमेशा जो हमसे नीचे के स्तर का है उसके बारे में सोच के अपने जीवन की कल्पना करनी चाहिए कि मुझे इनसे तो अच्छा मिला है। कभी भी हमको लाइफ की कंपेरिजन उन लोगों से या उससे नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये क्यों नहीं मिला। हमको ये हमेशा ईश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि जो आपने मुझे दिया है वो पर्याप्त है, और ईश्वर को इस बात के लिए हमको थैंक्स बोलना चाहिए कि मैं जो है अपना जीवन बहुत ही अच्छे से यापन कर पा रहा हूँ, मुझे आपने जो है अपॉर्चुनिटी दी है, और जो आप बनना चाह रहे हो उसका मन में लक्ष्य पालना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति लानी चाहिए। नेगेटिव थॉट लेके आदमी कभी भी आगे बढ़ ही नहीं पाए। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उसको दिमाग में संचित मत होने दीजिए। ये आपका जो दिमाग है ना, ये पॉजिटिव थॉट्स के लिए है। ये दिमाग डस्टबिन नहीं है कि हम इसमें कचरा बनाएं। नेगेटिव थॉट जो है शुद्ध रूप से कचरा है। तो यदि हम दिमाग को कचरादान बनाएंगे तो कचरादान से जो है आपकी उन्नति नहीं आ सकती। आप दिमाग को कचरादान मत बनाइए, आप जो है दिमाग को फर्टाइल बनाइए, आप दिमाग को उर्वर बनाइए, अच्छी थॉट्स को दिमाग में पन पाइए, तो आपका दिमाग ही आपका साथ देगा और आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। यदि कोई नेगेटिव थॉट आती है, अपने दोस्त के साथ में शेयर करिए, अपने मित्र के साथ में शेयर करिए, अपने परिवार के साथ में शेयर करिए, अपने माता पिता के साथ में शेयर करिए, हर उस आदमी के साथ में शेयर करिए जिससे आपको लगता है कि वो आपकी समस्या को समझ सकता है, उसका समाधान निकाल सकता है, आपको सुन सकता है। चीज़ों को अंदर नकारात्मक बातों की एफडी मत करिए, इससे कोई ब्याज नहीं मिलेगा, इससे कोई आपका लोन जो है नहीं चुकता हो जाएगा। नेगेटिव थॉट्स आपको जो है बर्बादी की तरफ लेके जाएगी। ये बिल्कुल जो है कही हुई बात है, मन के हारे हारे मन की जीते जीत। आपका मन आपको जिताएगा, आपका मन ही आपको हराएगा। आप अपने मन को जीतने के लिए ट्रेंड करिए, आप अपने मन को जीतने के सपने दिखाइए, आप अपने मन को हमेशा जो है पॉजिटिव थॉट से भरिए। अभी इतना लिटरेचर मौजूद है, इतनी बुक्स मौजूद है पॉजिटिव मोटिवेशन को लेकर, पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर, पॉजिटिव बहुत सारे थिंकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं जो आपको जो है मोटिवेट करती है। उन चीज़ों का फ़ायदा उठाइए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़िए। नेगेटिव चीज़ों को लेकर लाइफ में कोई जीत नहीं पाया है। आपको आपका दिमाग ही हराता है, आपको आपका दिमाग ही जीताता है। तो मेरा सभी व्यूअर्स से अनुरोध रहेगा, अपने दिमाग को जीतने के लिए ट्रेन करिए, अपने दिमाग को डस्टबिन नहीं बनाना है नेगेटिव थॉट्स का। थैंक यू सो मच सर, क्या तो सुपर अमेजिंग टॉक थी, मज़ा आ गया सर से मिलके। बस सर लास्ट में कुछ शब्द इस चैनल के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए यदि आप बोल देंगे तो मज़ा आ जाएगा सर। देखिए, मेरा सभी व्यूअर्स से अनुरोध रहेगा कि लाइफ में मोटिवेशन का बहुत इम्पोर्टेंस है। मोटिवेशन के लिए हमको जो भी आइडियाज हमको लगे, कुछ लोग होते हैं जो किसी पर्सनैलिटी से मोटिवेटेड होते हैं तो वो उसी पर्सनैलिटी को देख के मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो किसी मोटिवेशन स्पीकर का स्पीच सुन के मोटिवेट होते हैं, वो उनको सुने। तो मेरा सभी व्यूअर्स अनुरोध है, आप जो भी लाइक करें उसको मन से करें। यदि आपको लगता है कि इस यूट्यूब चैनल से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है, आप उसको देखिए। लाइफ में कभी भी नेगेटिव थॉट आए, इमीडिएटली आपको मोटिवेशन का सारा चाहिए होता है। सिंपल सी बात है, यदि सर में दर्द होता है तो बहुत से लोग तत्काल जो सर दर्द की टैबलेट खाते हैं। तो जैसे ही दिमाग को नेगेटिव थॉट आए, आप मोटिवेशन की टैबलेट खाइए।
इमीडिएटली आपका जो है मन ऊर्जा से भरेगा, आपको अच्छा काम करने का प्रेरणा मिलेगी। तो इस चैनल के माध्यम से भी आप जो है अपने मोटिवेशन लेवल को बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच।